नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। आज उसी संदर्भ में, उसी क्रम में दोस्तों हमारे पास एक हाल फिलहाल में जो जैसा कि हम हमारे पास कुछ कुछ करंट अफेयर्स है, कुछ घटनाएं हैं दोस्तों, जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग बात करने का काम करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है दोस्तों 15 से 16 सितंबर 2024 का, यानी कि आज का दिन तो है दोस्तों 16 सितंबर 2024 है। लेकिन दोस्तों जो कल का जो दिन है दोस्तों, यानी कल जो 15 था, यानी कहने का मतलब 15 सितंबर का जो दिन था दोस्तों, वो एक तरीके से कहा जा सकता है जो संडे का दिन था दोस्तों। उस संडे का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उस संडे का सेक्शन में तो नहीं किया था, लेकिन उस संडे का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, आज के ही सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। यानी कि आज के डेट में हम 15 सितंबर और 16 सितंबर 2024 दोनों से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बारे में हम लोग एक तरीके से डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों। तो उसी संदर्भ में दोस्तों हमने ऑलरेडी कुछ हिस्से, इस सेक्शन के कुछ हिस्से ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हुई हिस्से दोस्तों हम इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग एक ही वीडियो में अगर प्रयास करेंगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा का करंट अफेयर्स पूरा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। इसलिए हम लोग आधे आधे भाग में, छोटे छोटे भाग में उसको काटने का प्रयास करते हैं, उसको डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, तो अगला जो करंट अफेयर्स देखा जा रहा है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुरुआत 17 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, जो कि ये पूरी तरीके से 2 अक्टूबर तक इसका कहा जा रहा है कि ये चलेगा दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई है। 17 सितंबर प्रोमोटिंग क्लीननेस नेशनल वाइड, जो कि एक तरीके से पूरे राष्ट्र भर में दोस्तों सफाई कार्यक्रम को एक तरीके से प्रमोट करने का काम करेगा दोस्तों। फिर गांधी जयंती 10th एनिवर्सरी, यानी कि जो 2014 में जो एक तरीके से कह सकते हैं भारत स्वच्छ मिशन का जो शुरुआत किया गया था दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2014 में, उसका 2024 में अगर देखा जाए तो पूरे 10 साल पूरा होने वाला है दोस्तों। तो उसी के उपलक्ष्य में एक तरीके से कहा जा सकता है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में दोस्तों स्वच्छता ही सेवा अभियान का चलाया जाने का काम किया जाएगा दोस्तों। इसकी शुरुआत की जा रही है, इसको किया जा रहा है दोस्तों। आइए इसके बारे में एक बार डिटेल एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया इसके बारे में, इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि स्वच्छता ही सेवा है दोस्तों। क्या कहा गया है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, यानी 15 दिन का ये कार्यक्रम होगा दोस्तों। इसका थीम क्या है दोस्तों कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता दोस्तों। इसका मेन थीम ये है कि आपका अगर स्वभाव अच्छे हैं तो आपके संस्कार भी अच्छे होंगे दोस्तों। आपका संस्कार अच्छा है तो आपका स्वभाव भी अच्छा होगा दोस्तों। इसके बारे में कहा गया कि अपना संस्कार, अपना स्वभाव को स्वच्छ करें, अपने संस्कार को स्वच्छ बनाएं दोस्तों। इसका मेन थीम है। स्वच्छ भारत जो मिशन था दोस्तों, उसका 10वां एनिवर्सरी है। कहने का मतलब जो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जो शुरुआत की गई थी, ये उसका 10वां साल पूरा होने वाला है दोस्तों। और 10वीं एक तरीके से 10वीं एनिवर्सरी के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। द गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म, इस एक तरीके से ये जो मिशन है दोस्तों, ये जो एक तरीके से स्वच्छ ही सेवा अभियान है, इस अभियान में गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 2 लाख नया क्लीननेस टारगेट यूनिट्स को पूरा किया जाएगा। इस साल जो कैंपेन होंगे दोस्तों, इस कैंपेन में 2 लाख एक तरीके से क्लीननेस टारगेट यूनिट्स को तय किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा कैंप भी दोस्तों इस तरीके से इस अभियान में एक सफाई मित्र सुरक्षा कैंपेन भी चलाया जाएगा दोस्तों। यानी कि इस मिशन में, इस अभियान में जो सफाई कर्मी होंगे, जो लोग इन्वॉल्व होंगे दोस्तों, उसके स्वास्थ्य और उनके हेल्थ के देखभाल के लिए दोस्तों सफाई मित्र सुरक्षा कैंप भी चलाए जाने की बात की जा रही है। विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड ए सिंगल विंडो सर्विस फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन, जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो एक तरीके से सफाई करने का काम करेंगे, उनके स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा कैंप भी चलाए जाने का काम किया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, वही आज इस बार जो होगा 17 सितंबर 2 अक्टूबर 2024 तक जाकर ये पूरे 10 साल इसके पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी के उपलक्ष्य में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों उस मिशन का, जो 2014 में इसका जो स्वच्छ भारत मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन, यानी कि जो खुले में शौच करने का एक जो परंपरा था दोस्तों इस देश में, उसे खत्म करना था दोस्तों। इराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि जो एक तरीके से मजदूरों द्वारा जो
मल मूत्र साफ़ किया जाता था दोस्तों, यानी कि जो नालियाँ उलियाँ साफ़ किया जाता था, यानी जो कूड़ा कचरा जो आदमियों के द्वारा उठाया जाता था, मजदूरों के द्वारा साफ़ किया जाता था दोस्तों, उसका एम है कि ये सारी जो मजदूरों के द्वारा किया जाता है, आदमियों के द्वारा किया जाता है, उससे हटाकर अब इसे मशीनों के द्वारा किया जाए। ये भी इसका एक मेन एम था दोस्तों इसमें। अगला एक था दोस्तों कि प्रमोट किया जाए साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी इसमें प्रमोशन किया जाए, इसको बढ़ावा किया जाए दोस्तों। यानी कि हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है, यानी कि मतलब एक बार किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल कर लिया उसके बाद फेंक दिया, उस चीज़ को क्या किया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है, सॉलिड जो वेस्ट होते हैं दोस्तों उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी और फॉर्म में दोस्तों, किसी और रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको पूरी तरीके से गला दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर किसी न किसी और चीज़ों में उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से जो हमारे पास बेस्ट जो है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से जो कूड़ा कचरा है दोस्तों, उसको हम एक तरीके से रीन्यू कोई नया जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके उस सारे वेस्ट को एक नया फॉर्म दे सके, एक नया रूप दे सके, और उसका फर्दर किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया जा सके दोस्तों। इसकी बारे में भी बात किया गया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव में से एक ये भी मिशन था दोस्तों, आप ये देख लीजिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में कहा गया इसका दो स्वच्छ भारत मिशन 2014 के बारे में, 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारे मिशन पे काम कर रहे थे। ये मिशन को आप एक बार देख लीजिएगा, ये PDF के रूप में है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि अगला कहा जा रहा है यूनियन मिनिस्टर जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधव सिंधिया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनके द्वारा एक पोर्टल चलाया जा रहा है दोस्तों, एक वेबसाइट चलाया गया है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है दोस्तों। कहा जा रहा है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जिनका नाम ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी हैं दोस्तों, इनका नाम है, इन्होंने लॉन्च किया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट। इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया, एक वेबसाइट है दोस्तों, इनके द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिया गया है। अभी क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में अगर अभी बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारे जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया है दोस्तों, ये जो मिनिस्टर है ये मेनली अभी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है दोस्तों, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं आप जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा का जो हिस्सा है दोस्तों, ये नहीं जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हिस्सा की बात की जा रही है दोस्तों। ये जो हिस्सा होता है नॉर्थ की दोस्तों, इस हिस्से की बात की जा रही है कि इस हिस्से में जितने भी 7 सिस्टर यानी 7 स्टेट्स इंडिया का है दोस्तों, इस 7 सिस्टर्स के इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो है यूनियन मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी दी गई है वो ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया को दिया गया है दोस्तों। तो उनके द्वारा ही ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का जो एक तरीके से लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये एक तरीके से 7 सिस्टर जो स्टेट्स है, यानी कि जो 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसके बारे में ही एक तरीके से ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो वेबसाइट है उसको शुरुआत किया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इस महोत्सव के थ्रू दोस्तों, इस महोत्सव के साथ, इस महोत्सव से क्या किया जाएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है दोस्तों, यानी कि जो 7 सिस्टर जो स्टेट्स पड़ते हैं, वो सारे स्टेट्स के जो रीजनल क्राफ्ट्स हैं दोस्तों, वहाँ का जो कल्चर है दोस्तों, वहाँ का जो इकोनॉमिक स्टेटस है दोस्तों, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और विकसित करने के लिए दोस्तों कहा जा रहा है कि ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत किया गया है। यानी कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव के थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं आप, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर जो है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे, जिनमें मैंने आपका नाम लिया कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा है, इनका जो एक तरीके से कलेक्टिव विकास की बात कर रहा है। इसका जो रीजनल जो क्राफ्ट्स है, इसका जो कल्चर है, इसका जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है, इसके पास जो भी एक तरीके से कह सकते हैं आपकी कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल जो रिचनेस है दोस्तों, इसको क्या किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। यानी इसी के कल्चर और इकोनॉमिक जो फील्ड है दोस्तों, इसको विकसित करने का बात किया गया है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान। आइए अब एक बार डिटेल में इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, किस चीज़ के बारे में बात किया गया है दोस्तों, इस पर नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है जो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव होगा दोस्तों, ये दिसंबर 6 से 8 यानी 2 दिन चलेगा, और भारत मंडप नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होगी दोस्तों। यानी कि नई दिल्ली का जो भारत मंडप है दोस्तों, उसमें 2 दिनों का प्रोग्राम चलेगा, ये महोत्सव ऑर्गेनाइज होगा दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कहा जा रहा है दोनों की जो मेनली है जो 8th नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है, जिसमें
अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, असम का आता है, मणिपुर, मेघालय का, मिजोरम का, नागालैंड का, सिक्किम का, त्रिपुरा का। कलेक्टिवली जिसे हम कहा जाता है अष्टलक्ष्मी कह सकते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटिंग 8 फॉर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। इनका एक विकास कैसे हो सकता है, इनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है दोस्तों, इसका बेहतर एक इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बन सकता है, इसका कल्चरल विकास कैसे हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में ही बात किया जाएगा इस महोत्सव में दोस्तों। तो आइए एक नज़र डालते हैं इवेंट के बारे में। हम डेडिकेट से डाल देते हैं कि इवेंट में मेनली क्या होगा कहा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट होगा दोस्तों, इसमें एक पवेलियन बनाया जाएगा जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा दोस्तों, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाएगा मूंगा और इरिक सिल्क। एक सिल्क है दोस्तों जिससे कपड़ा बनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि सिल्क जो होता है सिल्क बॉर्म से निकाला जाता है। सिल्क बॉर्म में कीड़ा होता है दोस्तों, उसको मारने के बाद सिल्क को निकाला जाता है, उसके बेसिस पे कपड़ा की बुनाई की जाती है। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स का एक ऐसा भी है तरीका है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि जो मुग्गा और जो इरी सिल्क होते हैं, एक तरीके से बेगन सिल्क इसे कहा जाता है दोस्तों। यानी कि ये जो सिल्क बनते हैं ये सिंथेटिक तरीके से बनते हैं। इसमें ये जो होता है सिल्क बॉर्म से ये सिल्क नहीं बनाए जाते दोस्तों, यानी कि इसमें कोई कीड़े को मारा नहीं जाता है दोस्तों। इसे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, इसका भी बढ़ावा दिया जाएगा इस प्रोग्राम में दोस्तों। और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्टिसनल क्राफ्ट, यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो एक तरीके से जो आर्टिस्ट है, यानी कि जो इसके जो क्राफ्ट्स हैं दोस्तों, इसके जो लोकल एरिया में इस स्टेट्स में जो एक तरीके से जो कलाकृति है, जो भी चीज़ें बनाए जाते हैं इनके द्वारा, जो भी चीज़ें इनके द्वारा विकसित किया जाता है दोस्तों, चाहे कपड़ा का हो या फिर कोई और लकड़ी का हो या फिर कोई और कलाकृति हो, जिससे ये लोग का रोजगार के तौर पे आप देख सकते हैं ये सब के, उसको भी प्रदर्शन किया जाएगा, उसको भी दिखाया जाएगा, लोगों के बीच में इसको प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से प्रमोट करने का काम किया जाएगा, बढ़ावा देने का काम किया जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ स्पेशल फोकस किया जाएगा ऑन द रीजन का जो जीआई टैग होते हैं, यानी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है दोस्तों। जीआई टैग हम वैसे वस्तुओं को कहते हैं जिसमें कि कोई एक खास एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है या फिर खास एरिया में उसके बनावट होती है दोस्तों, उसको बनाया जाता है और फिर उस तरीके का प्रोडक्ट और आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बनारसी साड़ी ले लें, तो बनारसी सिल्क साड़ी एक ऐसा साड़ी होता है दोस्तों जो बनारस में ही बनाया जाता है, और आपको बनारसी साड़ी पूरे देश में आप कहीं भी खोजिएगा तो जैसा बनारस में बनाया जाता है वैसा और कहीं नहीं बनाया जाता है। तो कह सकते हैं जो बनारसी साड़ी है दोस्तों एक तरीके से बनारस का जीआई टैग है दोस्तों। तो उसी प्रकार का बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बनाए जाते हैं, जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसका कल्टिवेटिंग होती है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा के दिया जाता है। वैसे चीज़ों को आप कह सकते हैं कि वैसे चीज़ों का प्रोडक्शन और कहीं स्टेट्स में नहीं होता और पूरे देश में नहीं होता है दोस्तों, पूरी दुनिया में नहीं होता है। तो उसके बारे में भी बात किया जाएगा इस महोत्सव में, इस प्रोग्राम में दोस्तों। वो सारे जीआई टैग के बारे में भी डिसाइड किया जाएगा कि देखिए ये क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आगे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है दिस इवेंट विल आल्सो होस्ट ऑफ, इस इवेंट में एक फैशन शो भी कराया जाएगा, डिज़ाइन कॉन्क्लेव किया जाएगा दोस्तों, बायर और सेलर का मीटिंग होगा और इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल होंगे, जिससे कि एक तरीके से पूरे एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फ़ायदा होगा। जो फैशन शो होगा दोस्तों यहाँ के क्राफ्ट के बारे में बताएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कल्चर को प्रदर्शन किया जाएगा इस फैशन शो में। डिज़ाइन कॉन्क्लेव होंगे दोस्तों, इसमें भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, हाँ जो बनाए जाते हैं, उसको ही प्रदर्शन किया जाएगा। बायर और सेलर की एक मीटिंग होगी दोस्तों, यानी कि एक तरीके से बिजनेस डील भी इसमें एक तरीके से किसको किस प्रकार का, अगर मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो मार्केट है दोस्तों उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा पूरे देश में। और पूरे देश में एक तरीके से कह सकते हैं एक तरीके से बिजनेस मीटिंग भी होगा दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हैं एक तरीके से टेंडर दिया जाएगा कि आप इसका बिजनेस जो है, इस जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो भी प्रोडक्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बनाई जाती है, जिसको लगता है कि और देश के और हिस्सों में इसको बिकना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर का मीटिंग होगी, बिजनेसमैन का मीटिंग होगा। इसमें टेंडर्स लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे और व्यापार बढ़ाने की बात की जाएगी दोस्तों, उसके लिए कहा जा रहा है। यानी ये पूरा प्रोग्राम का मेन मकसद यही है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अब जीआई टैग के बारे में, सब कुछ जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड कुछ जीआई टैग है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके कुछ जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ का ईदू मिसमी टेक्सटाइल है जो दोस्तों एक तरीके से
एक बहुत ही खास टेक्सटाइल है दोस्तों, जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं और इस प्रकार का टेक्सटाइल पूरे देश में कहीं नहीं बनाया जाता है। अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो कवाताई यानी खामती जो राइस है दोस्तों सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में होता है। याक चरपी जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। असम की अगर बात करें तो यहाँ हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग में हमारा मुग्गा सिल्क और इरी सिल्क होता है, जो सिल्क बार्क का इस्तेमाल नहीं करता है दोस्तों। एक साइंटिफिक तरीके से होता है दोस्तों, ये सिर्फ असम में पाया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जुड़ीमा जो होता है दोस्तों एक शराब की तरह होता है, जो भी असम में ही बनाया जाता है। मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ हैंडीक्राफ्ट में आ जाएगा साफी, लैम्फी और बांखी पीही एक तरीके से जीआई टैग है दोस्तों। मिजोरम में हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में पांडुम और ताबला लोहपुरन दोस्तों एक तरीके से जीआई टैग के रूप में काम करता है। आप कुछ देख सकते हैं मेघालय में कुछ एग्रीकल्चर अगर फील्ड की बात करें कि यहाँ जीआई टैग के रूप में कौन कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं कि मेघालय में एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा खासी, मैंडेरियन और मेमोंग नारंग ये पूरे एक तरीके से कहा जाए तो मेघालय में भी प्रोडक्शन किसका किया जाता है। अगर नागालैंड की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स में अगर देखने का हम काम करें दोस्तों तो उसमें कहा जा रहा है कि हैंडीक्राफ्ट में हमारा जो है चाकसेंग सॉवल जो है एक तरीके से सॉल जो है दोस्तों ये नागालैंड में ही आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो तांगा ट्री टोमेटो और नांगा मिर्चा ये सिर्फ आपको नागालैंड में ही मिलेगा। सिक्किम में अगर एग्रीकल्चर फील्ड में करें तो सिक्किम लार जो कार्डेमम होता है, इलायची जो होता है दोस्तों वो सिक्किम में ही बनता है, पूरे देश में कहीं नहीं बनता है। त्रिपुरा में एग्रीकल्चर की बात करें तो त्रिपुरा क्विन पाइनएप्पल है जो दोस्तों सिर्फ त्रिपुरा में ही फेमस है, इसके अलावा और कहीं एक तरीके से ये आपको क्यून पाइनएप्पल आपको नहीं मिलेगा दोस्तों पूरे देश में। तो ये सारी चीज़ों का जो आज इसमें जो 6 से जो 8 सितंबर के बीच में जो दिसंबर के बीच में जो बिज़नेस होगा दोस्तों, अष्टलक्ष्मी जो एक तरीके से प्रोग्राम होगा दोस्तों, उसमें ये सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा, इसका एक तरीके से मार्केटिंग करने का काम किया जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यही हुआ इसका। अगला कहा जा रहा है दोस्तों कि पीयूष गोयल ने एक जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जन सुनवाई पोर्टल क्या है दोस्तों, एक तरीके से एक ग्रीवेंसेस सिस्टम है जो एड्रेस करेगा, जो मतलब शिकायतों को एक तरीके से सुनने का काम करेगा दोस्तों। किस शिकायतें, यानी ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होगी, यानी कि जो ट्रेडर है दोस्तों, यानी कि जो बिजनेसमैन है, यानी जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, जो व्यवसायी है दोस्तों, उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होगी उस समस्याओं को सुनवाई करने के लिए दोस्तों पीयूष गोयल ने जन सुनवाई पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों जिसको लॉन्च करने का काम किया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, उसमें भी एक नज़र डालते कहा जाता है कि जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो यूनियन मिनिस्टर है दोस्तों, जिसको हम पीयूष गोयल कहा जाता है, यानी पीयूष गोयल जी इनको जिम्मेदारी दी गई है। हु इज़ आल्सो द, जो कि एक नॉर्थ मुंबई में एक एमपी के तौर पे भी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है जन सुनवाई पोर्टल दोस्तों। कहा जा रहा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, जो डिज़ाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज़। मतलब ये जो एक तरीके से जो पोर्टल होगा दोस्तों, इस पोर्टल के थ्रू एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के जो आदमी हैं दोस्तों, और जो बिजनेसमैन हैं और जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उसके बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके बीच में बात विमर्श करने के लिए दोस्तों एक माध्यम को ये जन सुनवाई पोर्टल जो है दोस्तों एक माध्यम के तौर पे काम करेगा। ये दोनों को कम्युनिकेशन को जोड़ने का काम करेगा दोस्तों, दोनों की समस्याओं को एक तरीके से सुलझाने का काम करेगा। एक तरीके से कह सकते हैं जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स है, वो अपनी बातें सरकारी आदमियों और सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुँचाने का काम करेगा दोस्तों। मेन मुद्दा यही है। द पोर्टल विल प्रोवाइड ए डायरेक्ट चैनल, कह सकते हैं दिस पोर्टल विल प्रोवाइड ए डायरेक्ट चैनल फॉर ग्रीवेंसेस। एक तरीके ग्रीवेंसेस का मतलब होता है दोस्तों सुनवाई, समस्याओं को सुनवाई, यानी किसी प्रकार का कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगी बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, तो उसकी सुनवाई होगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। पर्टेनिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी इशू होंगे, उससे रिलेटेड जो समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करने का काम किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए ही इसे डेवलप किया गया है। अगला क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अगला कहा जा रहा है कि जो IB है, यानी कि इंफॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, उनके द्वारा क्या किया गया है कि जो एक तरीके से जो एक अवार्ड होता है दोस्तों, IFF जो अवार्ड होता है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। इस अवार्ड में एक नया जो डायरेक्टर्स होते हैं, नया जो फिल्म मेकर्स है दोस्तों, उसके लिए एक नया कैटेगरी को लॉन्च करने का बात कहा गया है। इस कैटेगरी का नाम है दोस्तों बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन 2024।
ये जो हाल फिलहाल में देखिएगा इसका 55वां एडिशन जो है, 55th एडिशन नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वां एडिशन जो होगा गोवा में 2024 में कहा जा रहा है कि उसको आयोजित किया जाएगा दोस्तों, जो कि 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में चलेगा। और इस जो फिल्म फेस्टिवल होगा दोस्तों, इसमें जो होगा, जो अभी जो इंडस्ट्री में जो नए डायरेक्टर्स जो आए हैं, यानी कि नए जो फिल्म मेकर्स है, यानी कि जो यंग फिल्म मेकर्स है, यानी जो कम उम्र के अभी अभी उन्होंने फिल्म मेकिंग में कदम रखा है, फिल्में बनाना शुरू किया है दोस्तों, वैसे डायरेक्टरों के लिए एक तरीके से कहा जा सके ये अवार्ड का एक सेक्शन है दोस्तों, अवार्ड का एक कैटेगरी है जिसे लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, जिसको ऐड किया जाएगा। इस कैटेगरी का नाम है दोस्तों बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन 2024 दोस्तों। आज इससे रिलेटेड न्यूज़ यही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ होगा ये जो 55वां होगा, 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा और ये गोवा में हेल्ड किया जाएगा दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। अगला न्यूज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि एक है जोरावर, ये आप देख सकते हैं एक टैंक है दोस्तों, ये एक टैंक है दोस्तों जो कि ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का टैंक है दोस्तों। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसको यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया है इसका, यानी इसको तैयार करने के बाद इसका परीक्षण किया गया है और ये बहुत ही कायदे से कहा जा सकता है दोस्तों कि अपना काम को किया है, यानी इसका परीक्षण करने में बहुत सफल हुआ है दोस्तों। यानी कि जिस मानक के तौर पे इसे तैयार किया गया है, जिस लिए इसे बनाने का प्रयास किया गया था दोस्तों, उस एम में, उस एक तरीके से प्रयासों में ये खरा उतरा है दोस्तों। यानी कि ये जो टैंक देखते हैं, इस टैंक का नाम जोरावर है दोस्तों, जो युद्ध टैंक है और इसका जो परीक्षण हुआ है सफल हुआ है दोस्तों। यानी कि जिस उम्मीद से इसे बनाया गया था, उस उम्मीद पे इसके द्वारा पूरा खरा उतरने का काम किया गया है दोस्तों। आगे इसके बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। DRDO द्वारा दोस्तों इसका परीक्षण किया गया है। एक नज़र डालते हैं, डिटेल में इसको बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि DRDO ने सफलतापूर्वक इसको एक तरीके से सफलतापूर्वक पहला फेज जो है दोस्तों, इसका जो फायरिंग ट्रायल है, एक हल्का बैट इसका जो फायरिंग ट्रायल था दोस्तों, जिसकी इस टैंक का नाम जोरावर है, तो इसका फायरिंग ट्रायल को पूरी तरीके से पूरा किया गया है, कंडक्ट किया गया है और सफलतापूर्वक एक तरीके से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हुआ है दोस्तों। कहा जा रहा है कि ये जो जोरावर जो टैंक है दोस्तों, ये टैंक का जो परीक्षण किया गया है, ये जो जोरावर टैंक है एक इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है, मतलब इसका डिज़ाइन जो है इंडिया में ही हुआ है और इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों इंडिया का ही हुआ है दोस्तों। यानी कि बाहर का एक टैंक नहीं है, बाहर में इसको बनाने का काम नहीं किया गया, इंडिया के ही कंपनी द्वारा इसे बनाने का काम किया है, जिसका नाम है लार्सन ट्यूब्रो द्वारा इसे बनाया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि एक लाइट टैंक है, मतलब एक हल्का टैंक है दोस्तों, और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 में इंडियन आर्मी में हो सके इसको एक तरीके से जोड़ा जा सके, यानी इंडियन आर्मी में इसे शामिल भी किया जा सके दोस्तों। यानी कि अपने काम के लिए भी तैयारी इसको किया जा सकता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि इसका अगर वजन की बात करें तो ये 25 टन का जोरावर टैंक है दोस्तों, जो कि DRDO का एक सेक्शन है दोस्तों, जिसका नाम है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसको यानी DRDO का कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लार्सन और ट्यूब्रो के एक कोलैबोरेशन, यानी उसके समझौते के साथ, उसके पार्टनरशिप में इस टैंक को डेवलप करने का काम किया गया, इस टैंक को बनाने का काम किया है दोस्तों। आगे क्या लिखा गया है, कहा जा रहा है दोस्तों कि इट वाज नेम्ड आफ्टर ए मिलिट्री, इसका जो नाम रखा गया जोरावर, आप जो टैंक है आपके नाम में आएगा कि भाई जोरावर क्या है, तो जोरावर एक टैंक है, तो किस बेसिस पे रखा गया है। ये एक हमारे जनरल हुए करते थे दोस्तों, मिलिट्री का एक जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह काहलूरिया नाम था दोस्तों इनका, एक मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह काहलूरिया। इनका एक तरीके से शहीद हुए थे, इनके द्वारा एक लड़ा गया था, इनके द्वारा एक लीड किया गया था दोस्तों, जो एक बार मिलिट्री लड़ाई हुई थी दोस्तों कैलाश मानसरोवर में ड्यूरिंग द सीनो सिख वार जो हुआ था 1841 में, एक युद्ध हुआ था दोस्तों चाइना के साथ, कह सकते हैं आप, जिसको कहा जाता है सीनो सिख वार दोस्तों। उस युद्ध में इनके द्वारा एक तरीके से बहुत बहादुरी से इनके द्वारा लड़ा गया था वो युद्ध दोस्तों, जिसमें इनकी जान गई थी। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के नाम पर जोरावर टैंक का नाम जोरावर सिंह कालूरिया के नाम पर जोरावर टैंक का नाम रखा गया है दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है, आप पिक्चर जो देख रहे हैं, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है स्वाति विजय कुलकर्णी दोस्तों। इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अल्जीरिया, यानी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी अल्जीरिया में एज ए इंडियन एम्बेसडर के तौर पर। कहा जा रहा है स्वाति विजय कुलकर्णी अपॉइंटेड एज इंडियाज
नेक्स्ट एम्बेसडर्स टू अल्जीरिया, यानी अल्जीरिया में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पे इनको काम किया जाएगा, इनके द्वारा काम किया जाएगा। अगर हाल फिलहाल में इनकी बात किया जाए तो सी इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इनके द्वारा एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे इनके द्वारा काम किया जा रहा है, इनके द्वारा सेवा दिया जा रहा है। कुछ अभी 2 अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे। अभी एक अरुण गोयल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, जो एज एम्बेसडर ऑफ क्रोशिया के एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आर रविंद्र का कल का न्यूज़ में देखे थे दोस्तों, उनको आइसलैंड का एम्बेसडर बनाया गया था और इनको हाल फिलहाल में अल्जीरिया का आइसलैंड के तौर पे इनको नियुक्त किया गया। इनका नाम है स्वाति विजय कुलकर्णी। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी करंट अफेयर्स में दोस्तों। अगर हम अल्जीरिया की अगर बात करें तो अल्जीरिया का कैपिटल अल्जरीज़ है दोस्तों, इसका करेंसी है अल्जेरियन दिनार। और आप ये इमेज देख सकते हैं मैप पर, अल्जीरिया का लोकेशन है दोस्तों, यहाँ इसकी कैपिटल है बिल्कुल साइड में दोस्तों अलग तौर पे। अगला का करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक बुक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दोस्तों श्री राम इन तमिलगम। एक बुक है एन इनसेपरेबल बॉन्ड, ये बुक का पूरा नाम है दोस्तों, श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। ऐसे जैसे कि ये जो बुक है दोस्तों, ये बुक बताना चाह रहा है कि ये जो भगवान राम है दोस्तों, ये पूरे देश का, ऐसे जनरली कहा जाता है कि ये जो लॉर्ड राम की बात होती है, जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये इनका रिश्ता जो है ये मेनली तौर पे नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ आदमी है ये, यानी कि उत्तर इंडिया में ही सिर्फ इनकी पूजा होती है। कहा जाता है कि जो भगवान राम है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही हैं। इसी चीज़ को एक तरीके से कहा जा सकता है सर, इसी एक चीज़ को गलत साबित करने के लिए, या फिर इसी चीज़ को लेकर दोस्तों, इसी बात को लेकर कहा गया है कि श्री राम जो है दोस्तों वो तमिलगम भी है, यानी कि श्री राम जो है वो साउथ वाले का भी है, सिर्फ नॉर्थ वाले का नहीं है, बल्कि श्री राम जो है साउथ वाले का भी है, जिसे कहा गया है कि एक इनसेपरेबल बॉन्ड है दोस्तों, यानी कि ये नॉर्थ और साउथ नहीं देखते हैं। भगवान राम जो है दोस्तों ये पूरे देश का है, इनको कोई बांटा नहीं जा सकता, इनको किसी जगह पे किसी स्थिति में इनको बांटा जाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। एक कहीं बट नहीं सकते हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसी से रिलेटेड बुक लिखा गया है, जिनके द्वारा एक तरीके से ये बुक को जो लॉन्च करने का काम किए हैं गवर्नर RN रवि द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस बुक को जो लिखने का काम किया गया है दोस्तों वो है DK हरी और DK हेमा हरी के द्वारा इन किताब को लिखा गया है। आप देख सकते हैं ये फोटो है दोस्तों DK हरी और DK हेमा हरी, ये दोनों द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इन दोनों के द्वारा। अगला क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ आ रहा है, कहा जा रहा है कि RINL, यहाँ पे बात की जा रही है। RINL एक तरीके से कहा जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है दोस्तों। RINL एक इंडस्ट्री है जो स्टील बनाती है, जिसका जो बड़े बड़े जो स्टील होती है दोस्तों, स्टील का जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, यानी गोला जो होता है, बड़ा बड़ा स्टील का जो लोहा होता है, वो RINL के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, जो कि पूरे देश में इसका एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गए दोस्तों, जहाँ पे इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड लगातार 6ठी बार इसको दिया गया है दोस्तों। यानी कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम है, जिसको हम बिजाग स्टील भी कहा जाता है, यानी कि स्टील की दुनिया में, स्टील के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, यानी कह सकते हैं इस देश में सबसे बड़ा नाम है, जिसका कि इस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। इनको इन्हीं को एक तरीके से कहा जा रहा है कि एनर्जी के फील्ड में, यानी इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये कोई भी काम को करने के लिए कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यानी कि एक तरीके से ये स्टील तो बनाते हैं, ये इस देश का विकास में इनका तो योगदान है ही है दोस्तों, लेकिन ये एनर्जी का संरक्षण करने के क्षेत्र में, एनर्जी को बचाने के क्षेत्र में, एनर्जी को कंजर्व करने के क्षेत्र में भी दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा इनका पहल है। इनके द्वारा एक तरीके से किसी भी काम करने के लिए जो एनर्जी की बर्बादी होती है दोस्तों, इनके द्वारा एक तरीके से कम चीज़ों को, कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत से बड़ी चीज़ें बनाया जाता है दोस्तों। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में, इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस बेसिस पे एक तरीके से कह सकते हैं आपकी पॉल्यूशन कम होता है। कार्बन इमर्शन जो होता है, यानी कि जो कार्बन जो रिलेटेड जो गैस होता है दोस्तों, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो इनके द्वारा एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनमें इनका योगदान बहुत कम है दोस्तों। उनमें
एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और पॉल्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो पॉल्यूशन आज देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तरीके से जो इंडस्ट्री जो एनर्जी इतना बचा सकती है दोस्तों, एनर्जी बचाने पर इतना फोकस कर सकता है, यानी उसके द्वारा कहा जा सकता है कि एक पोल्यूशन को जो है नियंत्रण करने में एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है दोस्तों। तो उसी के लिए इन्हें CIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये इनको लगभग लगातार 6वीं बार मिला है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है इनके इसके अलावा दोस्तों RINL को आल्सो अचीव द एक्सेलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट भी इसे दिया गया है अवार्ड एंड इम्प्रेसिव, ये भी 8वीं बार लगातार दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं कि अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों। आज का भी देखा जाए तो दोस्तों कितना हो गया, अगर वीडियो की अगर बात करें तो हम अगर बात करें तो 30 मिनट का हो गया दोस्तों। इतने ही पे रखते हैं। बाकी अगला जो आगे भी करंट अफेयर्स है दोस्तों, कुछ बातें हैं, आगे भी कुछ घटनाएं हैं दोस्तों जिसमें जिक्र करेंगे, लेकिन हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया है। और इससे ज़्यादा वीडियो बनाएंगे जो दोस्तों तो बोरिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बाकी बातें अगले सेशन में करने जा रहे हैं। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।